नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात उस गुड न्यूज की करेंगे जो सारे देश को जश्न गणतंत्र के दौरान मिलने वाली है। इस बार 23 जनवरी को पराक्रम दिवस यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के साथ ही देश में हफ्ते भर चलने वाले जश्न गणतंत्र का आगाज होने जा रहा है। अब उस दिन जन्मदिन तो नेताजी का है, लेकिन यूं समझिए कि तोहफा सारे देश को मिलेगा। पराक्रम दिवस के दिन भारत की शक्तिशाली पनडुब्बी आईएनएस वागीर नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल होने जा रही है। आईएनएस वागीर सबमरीन के रूप में हिंदुस्तान को समंदर का एक नया सिकंदर मिलने वाला है। स्कॉर्पियन सीरीज की ये पनडुब्बी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ लैस है। ये सबमरीन दुश्मन के राडार में आए बिना समंदर में दुश्मनों की जल समाधि बनाने में सक्षम है। तेईस जनवरी को पराक्रम दिवस पर हिंद का ये शूरवीर नौसेना में शामिल होने जा रहा है। समंदर की सरहदों को दुश्मनों से महफूज रखने के लिए भारत की प्रोजेक्ट 75 के तहत ये 5वीं पनडुब्बी नौसेना में शामिल हो रही है। चार पनडुब्बियां पहले से समंदर की सरहदों की रखवाली में जुटी है। कलवरी क्लास की ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की एक मिसाल है। मझगांव डॉक्स शिपयार्ड में तैयार हुई इस शानदार सबमरीन की कमीशनिंग इसके जन्म स्थान पर ही होने जा रही है। भारतीय नौसेना की ताकत अब तिगुनी होने वाली है। इसका सबसे बड़ा कारण है आईएनएस वागीर। ये वो पनडुब्बी है जो भारत को युद्ध क्षेत्र में सबसे ज्यादा सक्षम बनाएगी। आईएनएस वागीर 75P प्रोजेक्ट के तहत एक ऐसी पनडुब्बी है जो दुश्मन के दांत तुरंत ही खट्टे कर सकते हैं। 23 तारीख को भारतीय नौसेना को आईएनएस वागीर सौंप दी जाएगी, जिसके बाद आईएनएस वागीर भारतीय समुद्री सीमाओं की रक्षा करेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात इस पनडुब्बी की यह है कि ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस है और सारे मॉडर्न हथियार इसमें फिट है। इस स्वदेशी सबमरीन में वो तमाम खूबियां हैं जो इसे समंदर के युद्ध का ऑलराउंडर करार दे रही हैं। आईएनएस वागीर एक कलवरी क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। आईएनएस वागीर की लंबाई 221 फीट और चौड़ाई 40 फीट है। इसमें 4 ताकतवर डीजल इंजन लगे हैं। ये समुद्र के अंदर 37 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड से चलती है, तो वहीं समंदर की सतह पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड से ये चल सकती है। बिना किसी दिक्कत के ये 350 फीट गहराई तक भी जा सकती है। ये समुद्र की सतह पर एक बार में 12,000 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है, तो वहीं वागीर समंदर के अंदर एक बार में 1000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर सकती है। ये पनडुब्बी लगातार 50 दिनों तक पानी के अंदर रह सकती है। ये आधुनिक नेविगेशन और ट्रैकिंग सिस्टम से लैस है। 40 से ज्यादा सैन्य अधिकारी इस पर सवार हो सकते हैं। पनडुब्बी का जो मेन वेपन होता है वो हेवीवेट टॉर्पीडो होता है, जिससे एक हेवीवेट टॉर्पीडो में इतनी शक्ति होती है कि अगर वो एक जहाज को जाके लगे तो जहाज को बीच से तोड़ के सिंक कर सकता है एक टॉर्पीडो। और मिसाइल इसलिए होते हैं कि अगर उससे दूर रेंज पे आपको, टॉर्पीडो की रेंज लिमिटेड होती है, उससे दूर रेंज पे अगर आपको अटैक करना है किसी जहाज को तो आप मिसाइल फायर करते हैं। तो इन पनडुब्बियों में मिसाइल भी हैं और टॉर्पीडो भी हैं और स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज हैं और रेडार, सोनार, सब 20th सेंचुरी रिसेंट टेक्नोलॉजीज हैं, लेट 20th सेंचुरी की, अर्ली 21st सेंचुरी की। तो ये बहुत मॉडर्न सबमरीन हैं हमारी पुरानी सबमरीन के मुकाबले में। आईएनएस वागीर भारत में बनी सबसे शक्तिशाली पनडुब्बियों में से एक है।
इस सबमरीन की ये खासियत है कि ये अपने मिशन को बेहद खामोशी के साथ अंजाम देती है। यानी जब आईएनएस वागीर दुश्मन की थाह लेने सागर की गहराइयों में उतरेगी तो शत्रु और उसके रडार दोनों ही अपनी ओर आते इस खतरे को भांप नहीं पाएंगे। रडार की पकड़ में आए बगैर दुश्मनों पर हमला कर उसकी जल समाधि बना देने की इस करामाती तकनीक को स्टील्थ टेक्नोलॉजी कहा जाता है और आईएनएस वागीर की यही स्टील्थ टेक्नोलॉजी इसे बेहद घातक बनाती है। सबमरीन की खासियत क्या होती है कि वो पानी के नीचे छुपी रहती है। मतलब दुश्मन को पता नहीं लगना चाहिए कि पनडुब्बी है किधर, दुश्मन आपकी पनडुब्बी है किधर। उसके लिए ऐसा होना चाहिए कि इतनी स्टेल्थ होनी चाहिए उसमें कि वो कहीं भी आगे पीछे पानी के नीचे हिले तो किसी को पता नहीं लगना चाहिए कहाँ है। अंडर वाटर डिटेक्शन जो होता है, मतलब पनडुब्बी को अगर हमको डिटेक्ट करना है तो साउंड वेव्स के थ्रू करते हैं। इसलिए सबसे जरूरी चीज होती है कि सबमरीन की साउंड सबसे कम होनी चाहिए, जिसको हम सेल्फ नॉइज बोलते हैं। अंदर मशीनरी चल रही होती है, जनरेटर चल रहे होते हैं, लोग बातचीत कर रहे होते हैं, मशीनरी की आवाज आती है, एसी चलता है। तो ये सब आवाजें जो हैं ये हल से ये हल में आती हैं, हल स्टील का होता है और इससे पानी में फिर रिफ्लेक्ट होती हैं और यही है जो दुश्मन पकड़ता है। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगाई जाती है। करीब 2 साल तक समुद्री ट्रायल के बाद इस पनडुब्बी को नौसेना के बेड़े में शामिल किया जा रहा है और इसी के साथ ये पनडुब्बी नौसेना का योद्धा बनने का गौरव भी हासिल कर चुकी है। इन 2 साल में आईएनएस वागीर को कई मुश्किल परीक्षण से गुजरना पड़ा। समंदर में इसका सामना कभी तूफानी लहरों से हुआ, गहराई में पूरी रफ्तार से घूमने की इसकी क्षमता भी परखी गई, युद्ध जैसे हालात में हमला करने की इसकी काबिलियत को जांचा गया। सभी सख्त पैमानों पर खरा उतरने के बाद ही इस सबमरीन को पिछले साल 20 दिसंबर को नौसेना के हवाले किया गया था। आईएनएस वागीर का डिजाइन भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। आईएनएस वागीर आधुनिक नेविगेशन और ट्रैकिंग तकनीक से लैस है। ये समंदर में बारूदी सुरंग बिछाने में सक्षम है। एंटी सबमरीन वारफेयर में इसका कोई मुकाबला नहीं है। निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने में भी ये सक्षम है। इसमें 533 mm के 6 टॉर्पीडो ट्यूब है। इनसे 18 टॉर्पीडो मिसाइल लोड की जा सकती है। आईएनएस वागीर एक्सोसेट एंटी शिप मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम है। ये पनडुब्बी लंबे समय तक समंदर में रहकर कई मुश्किल मिशन को एक साथ पूरा कर सकती है और इसकी यही खूबी वागीर को बेहद खास बना देती है। हिंदुस्तान को महफूज रखने में नौसेना बेहद अहम किरदार निभाती है। भारत 3 तरफ से समंदर से घिरा है, लिहाजा दुश्मन के हमले का खतरा भी 3 तरफ से होता है। ऐसे में नौसेना अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में अपने ताकतवर लड़ाकों को तैनात रखती है। आईएनएस वागीर के नौसेना में शामिल होने से समंदर में हिंदुस्तान का ये सुरक्षा घेरा और मजबूत हो गया है। साथ ही आईएनएस वागीर की कमीशनिंग नेताजी की जयंती पर होने से देश के लिए ये गुड न्यूज और भी खास हो गई है। मुंबई से पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, इधर देश में जश्न गणतंत्र की तैयारी चल रही है तो उधर जापान का आसमान इन दिनों हिंद के वायुवीरों की जांबाजी का गवाह बन रहा है। 26 जनवरी तक यहां वायुसेना का वीर गार्जियन युद्धाभ्यास चल रहा है और इस युद्धाभ्यास में तीनों देशों के पायलट्स को एक दूसरे के हुनर को परखने का मौका मिल रहा है। ये युद्धाभ्यास भारत और जापान के रिश्तों को तो मजबूत करेगा ही, लेकिन साथ ही साथ ये बीजिंग को क्वाड एकता का संदेश भी देगा। संदेश की दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र की तरफ आंख उठाकर देखने से पहले उसे कई बार सोचना होगा। एक तरफ हमारे वायुवीर जश्न गणतंत्र पर राजधानी के आसमान में गरजने की तैयारी कर रहे हैं,
तो वहीं दूसरी तरफ हमारी वायुसेना के जाबाज हजारों किलोमीटर दूर जापान में अपना हवाई जौहर दिखा रहे हैं। सात समंदर पार हिंद के पराक्रम का परचम लहरा रहा है। भारत के ये हवाई योद्धा इन दिनों जापान के हयाकुरी एयरबेस पर चल रहे वीर गार्जियन 2023 युद्धाभ्यास में भाग ले रहे हैं। इस युद्धाभ्यास के लिए भारत के वायुवीर 12 जनवरी को ही जापान पहुंच गए थे। जापान पहुंचते ही भारतीय सेना के जवानों का भव्य स्वागत हुआ। 16 जनवरी को इस युद्धाभ्यास की शुरुआत हुई थी, लेकिन खास बात यह है कि भारत जापान का ये युद्धाभ्यास 26 जनवरी तक चलेगा। यानी जहां देश में जश्न गणतंत्र की रौनक होगी, तो वहीं जापान का आसमान हमारे वायुवीरों के पराक्रम से रोशन होगा। चीन को मात देने के लिए भारत और जापान ने मिलकर वीर गार्जियन युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। 16 जनवरी से 26 जनवरी तक ये अभ्यास चलेगा और इसकी कोशिश ये रहेगी कि अगर चीन अपने नापाक इरादे में सफल होने का प्रयास करता है, वो लगातार षड्यंत्र करता रहता है, तो ऐसे परिस्थिति में दोनों देश मिलकर किस तरीके से उसका मुकाबला करें, भारतीय वायुसेना और जापानी वायुसेना का उद्देश्य यही है। इस पूरे युद्धाभ्यास में भारत की तरफ से सुखोई 30 और जापान की तरफ से F-15 विमानों को तैयार किया जा रहा है। वीर गार्जियन 2023 भारत और जापान के बीच अपनी ही तरह का पहला युद्धाभ्यास है। ये वॉर गेम भारत के लिए इसीलिए भी खास है क्योंकि इसमें भारत की जाबाज महिला फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी भी हिस्सा ले रही हैं। अवनी इस युद्धाभ्यास में सुखोई फाइटर जेट उड़ा रही है। ये पहला मौका है जब भारत की कोई महिला फाइटर पायलट देश से दूर किसी एरियल वॉर गेम का हिस्सा बन रही है। यानी भारत के लिए 74वां गणतंत्र दिवस महिला शक्ति का दोहरा सेलिब्रेशन लेकर आया है। यहाँ भारत में रिपब्लिक डे परेड के फ्लाई पास्ट की कमान एक महिला पायलट को सौंपी गई है। जश्न गणतंत्र में भारतीय वायुसेना के 144 वायुवीरों के मार्चिंग दल का नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी करेंगी। तो वहीं हमारी जाबाज अवनी चतुर्वेदी जापान में अपने शौर्य का लोहा मनवा रही हैं। वीर गार्जियन युद्धाभ्यास में सुखोई के साथ साथ भारतीय वायुसेना के कई ताकतवर हवाई योद्धा शामिल हैं। भारतीय वायुसेना के 4 सुखोई 30 MKI इस युद्धाभ्यास का हिस्सा बने हैं, तो 2 C-17 ग्लोबमास्टर और 1 IL-78 भी वीर गार्जियन युद्धाभ्यास में शामिल है। जबकि जापानी वायुसेना 4 F-2 फाइटर जेट्स और 4 F-15 फाइटर जेट्स के साथ इस युद्धाभ्यास में अपना दम दिखा रही है। वीर गार्जियन युद्धाभ्यास में दोनों देशों के फाइटर पायलट युद्ध जैसे हालात में अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस युद्धाभ्यास के लिए फाइटर पायलट्स को 2 टीमों में बांट दिया जाता है। दोनों टीमें एक दूसरे पर वर्चुअल तरीके से हमला करती हैं। इसके साथ ही एयर रिफ्यूलिंग का अभ्यास भी किया जा रहा है। अभ्यास खत्म होने के बाद फाइटर पायलट्स अपने अनुभव को एक दूसरे से साझा करते हैं। दोनों देशों के बीच सैन्य तालमेल को बेहतर बनाने के लिए पिछले साल सितंबर में जापान में एक मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में दरअसल दोनों देशों के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास को और बढ़ाने पर जोर दिया गया था। इस युद्धाभ्यास से भारत और जापान के बीच सैन्य तालमेल तो बेहतर हो ही रहा है, साथ ही दोनों देशों के सैनिकों को एक दूसरे के हुनर को परखने का मौका भी मिल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ये युद्धाभ्यास क्वाड की मजबूती को लेकर बीजिंग के लिए सीधा संदेश भी है, बल्कि गणतंत्र दिवस के मौके पर हो रहा वीर गार्जियन युद्धाभ्यास देश के हर शत्रु को संदेश है। वो संदेश जो कहता है कि दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र की अखंडता को बदनीयत से देखना उन्हें बहुत महंगा पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जीएनटी स्पेशल में अब हम आपको देश पर चढ़े जश्न गणतंत्र के रंग और तैयारी की अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन दिनों राजधानी में सेना और सुरक्षा बलों की टुकड़ियां अलग अलग जगहों पर परेड की तैयारियों में जुटी हैं। कोस्ट गार्ड के जवान परेड की शान बढ़ाने के लिए बेहद हैरतअंगेज स्टंट्स की तैयारी कर रहे हैं। आज गणतंत्र दिवस से पहले ही आपको जीएनटी पर कोस्ट गार्ड के शानदार स्टंट्स की झलक हम दिखाएंगे। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें।
गणतंत्र दिवस पर देश की समृद्धि और शक्ति दिखाने का प्रयास किया जाता है। ये समझाने का प्रयास किया जाता है कि देश ने पिछले कुछ सालों में किस तरीके से तरक्की करी है और हमारी फोर्सेस लगातार किस तरीके से देश की समृद्धि में और शक्ति में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कोस्ट गार्ड के तमाम इस समय जवान करतब दिखाते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। ये समझा रहे हैं कि किस तरीके से 1978 के बाद कोस्ट गार्ड अब तक अपनी काबिलियत के बल पर करीब 11,000 लोगों की जान बचा चुका है। अगर आप देखेंगे तो इस ड्रिल में आपको साफ समझ में आएगा कि एक मोटरसाइकिल पर किस तरीके से कई सारे लोग सवार होकर लगातार समुद्री इलाके में पहुंचते हैं या फिर वहां पहुंचते हैं जहां पर बचाव कार्य किया जाए। इसके अलावा आप देखेंगे लगातार कोस्ट गार्ड के जवान ये भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे एकरूपता बनाते हुए, कैसे एक दूसरे का साथ देते हुए और कैसे ये समझाते हुए कि हम सब मिलकर अगर चलेंगे तो ऐसे में कहीं ना कहीं हम सबकी जान बचा सकते हैं। अब देखते रह के माध्यम से कि किस तरीके से नए नए कर्तव्य ये समझा रहे हैं कि कोस्ट गार्ड के तमाम जवान हर कीमत पर, हर तरीके से, हर दिक्कत से, हर परेशानी से उभरने के तैयार है। देखिए क्या कामाल का कर्तव्य था, इस तरीके से देखिए, यानी कि ऐसे माहौल में, ऐसे परेशानियों में हर तरीके से तैयारी ये समझाती है कि हमारे पास स्किल्स हैं और उन्हीं स्किल्स का एक नमूना और बेहतर नमूना यहाँ पर देखने को आसानी से मिल रहा है। इस कर्तव्य को आप केवल कर्तव्य न समझिए, इस कर्तव्य को आप कार्यकुशलता समझिए। इस कर्तव्य को आप समझिए किस तरीके से कार्य में निपुण होते हुए महत्वपूर्णता के साथ अपने काम को करने की प्रवृत्ति जो है वो इन कोस्ट गार्ड के जवानों के अंदर है। आप देखेंगे तो एक साथ सारे के सारे जवान करीब 5 मोटरसाइकिल पर, लेकिन संख्या होगी करीब 30 या 35 से ज्यादा एक साथ इकट्ठे होकर जाते हुए आपको नजर आ रहे होंगे और ये समझा रहे हैं कि किस तरीके से ये मिलिट्री पुलिस, ये कोस्ट गार्ड लगातार हर तरीके से एक साथ लगातार देश दुनिया में जाकर अपना नाम रोशन कर रहे हैं और गणतंत्र दिवस की इस परेड में आप इससे बेहतर नमूना कहीं नहीं देख सकते। कोस्ट गार्ड की अगर बात करें तो लगातार कोस्ट गार्ड की सोच ये होती है कि बॉर्डर एरियाज में, खासकर उन इलाकों में जहां पर समुद्री इलाके हैं, वहां पर रहकर ये देखना, ये जानना कि कहीं ना कहीं दुश्मन देश की नौकाएं या फिर कोई गतिविधि सामने तो नहीं आ रही है। इसके अलावा ये भी समझाया जाता है कोस्ट गार्ड को कि आपकी कोशिश ये भी होनी चाहिए कि किसी आम आदमी की जान अगर कहीं भी जोखिम में है तो पहली प्रायोरिटी उसको बचाने की होनी चाहिए, खासकर समुद्री इलाकों में। तो देखिए इससे बेहतर नमूना आपको नहीं मिल सकता। करीब 35 से 40 जवान यहाँ पर एक साथ कर्तव्य दिखाते हुए नजर आ रहे होंगे और इसे केवल कर्तव्य न कहें, इसे आप कह सकते हैं कि किस तरीके से अपने कार्यों में कुशल हैं, किस तरीके से ये लोग एक दूसरे का साथ दे रहे हैं और कैसे मुश्किल वक्त में एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर ये समझा रहे हैं कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हम लोग साथ हैं और उसी हिसाब से हम लोगों की जान बचाते रहेंगे और देश की सेवा में हमेशा अपने आप को न्योछावर रखेंगे। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ अरुण सिन्हा, गुड न्यूज टुडे के लिए। और चलिए जीएनटी की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।